एक ऐसा सवाल जो करीब 3000 साल पुराना है, लेकिन आज भी इसी वक्त हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर, न्यूज़ की हेडलाइंस में और कहीं न कहीं हमारे दिमाग में छाया हुआ है, जाति। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही उलझी हुई, बहुत गहरी सच्चाई है। आज हम इसी गुत्थी को, इसी मुश्किल पहेली को आंकड़ों और असलियत की रोशनी में परत दर परत खोलने की एक ईमानदार कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम टाइम मशीन में बैठकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा सिस्टम आखिर शुरू कैसे हुआ। फिर हम आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे और ये आंकड़े कुछ बहुत ही चौंकाने वाली और सच कहूँ तो दर्दनाक कहानियां बताते हैं। इसके बाद हम चलेंगे बिहार, जो आज इस पूरी बहस का ग्राउंड जीरो बन चुका है। हम ये भी देखेंगे कि ये पुरानी लड़ाई आज किन नए नए मैदानों पर लड़ी जा रही है और क्या ये सिर्फ भारत की ही समस्या है। और सबसे आखिर में हम सब मिलकर इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से, ये 3000 साल पुराना सवाल। आखिर कैसे एक इतनी पुरानी व्यवस्था आज भी इतनी ताकतवर है कि वो हमारी आम बातचीत से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत की बहसों तक हर जगह मौजूद है? देखिए, इसकी जड़ें वाकई बहुत बहुत गहरी हैं। शुरुआत हुई थी वैदिक काल में, जहां वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। मतलब एक ब्राह्मण का बेटा शूद्र हो सकता था और एक शूद्र का बेटा ब्राह्मण, सब कुछ कर्म पर था। लेकिन फिर धीरे धीरे मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के साथ ये सिस्टम बहुत कठोर, बहुत रिजिड होता गया और जन्म से जुड़ गया। जो जिस जाति में पैदा हुआ वो उसी में मरेगा। फिर सदियां बीतीं, अंग्रेज आए और उन्होंने 1871 की जनगणना में पहली बार जाति को कागज पर लिख दिया। इसे एक पक्की ऑफिशियल पहचान बना दी। आज़ादी के बाद हमारे संविधान ने कानूनी तौर पर छुआछूत तो खत्म कर दी, पर ये लोगों के दिमाग से, हमारे समाज से नहीं निकल पाई। और 2023 का बिहार सर्वे यही दिखाता है कि ये पहचान आज भी कितनी जिंदा और कितनी असरदार है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, जाति और वर्ग का, क्लास और कास्ट का। वर्ग यानी आपकी आर्थिक हैसियत, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस, जो आज नहीं तो कल बदल सकती है। एक गरीब इंसान मेहनत करके अमीर बन सकता है, लेकिन जाति जन्म से चिपक जाती है, वो जिंदगी भर नहीं बदलती। और यही बात इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है। ऐसा हो सकता है कि एक दलित व्यक्ति बहुत अमीर हो, पर उसे समाज में आज भी भेदभाव झेलना पड़े, और दूसरी तरफ एक गरीब ब्राह्मण को शायद आर्थिक तंगी हो, पर उसे सामाजिक सम्मान मिलता है। इसी को कहते हैं वेल्थ विदाउट डिग्निटी। मतलब पैसा तो आ गया, पर समाज में वो इज्जत, वो बराबरी नहीं मिली। अब हम जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसे आईने की तरह है जो हमें एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई दिखाते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। हर एक नंबर के पीछे एक इंसान की, एक परिवार की कहानी है। 57,582। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये एनसीआरबी 2023 के आंकड़े हैं। एक साल में, सिर्फ एक साल में SC/ST समुदायों के खिलाफ जुल्म के इतने मामले दर्ज हुए। अब इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत में हर 10 मिनट में दलित या आदिवासी समुदाय के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ना कोई जुल्म होता ही है। हर 10 मिनट में। ये कोई कभी कभार होने वाली घटना नहीं है। ये हमारे समाज की एक डरावनी रोजमर्रा की सच्चाई बन चुकी है। और जैसा प्रोफेसर आनिया लूम्बा कहती हैं, ये हिंसा इतनी आम हो गई है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतनी घुल मिल गई है कि हमें नॉर्मल लगने लगी है। ये दो तरह से दिखती है। एक तो रोज का छोटा छोटा भेदभाव, जैसे किसी को उसकी जाति की वजह से घर किराए पर ना देना या पानी के लिए अलग ग्लास रखना। और दूसरा वो खौफनाक घटनाएं जो न्यूज़ की हेडलाइन बन जाती हैं, जो हमें झंझोड़ कर रख देती हैं। और ये भेदभाव तरक्की के सबसे ज़रूरी रास्तों यानी पढ़ाई और नौकरी को कैसे रोकता है, ज़रा ये देखिए। देश के सबसे बड़े संस्थानों IITs और IIM से हमें रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे होनहार छात्रों की आत्महत्या की दर्दनाक खबरें सुनने को मिलती हैं, जिनके पीछे जातिगत दबाव की बातें सामने आती हैं। IIT दिल्ली का ही उदाहरण लें, वहाँ 642 प्रोफेसरों में से सिर्फ 20 SC और 8 ST समुदाय से हैं। आज के भारत में भी 58,000 से ज्यादा लोग हाथ से मैला उठाने जैसा अमानवीय काम करने पर मजबूर हैं, और उनमें से लगभग सभी दलित या पिछड़े समुदायों से हैं। और जॉब मार्केट का हाल देखिए। एक स्टडी में पाया गया कि एक ही जैसी CV पर अगर सवर्ण नाम लिखा हो तो इंटरव्यू के लिए कॉल आने के चांस 30% बढ़ जाते हैं। ये एक टूटी हुई सीढ़ी की तरह है,
जिस पर चढ़ना कुछ लोगों के लिए नामुमकिन सा है। 25%, ये आंकड़ा हमें कहानी का दूसरा और बहुत जरूरी पहलू दिखाता है। बिहार के सर्वे के मुताबिक राज्य के 25% सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के परिवार भी गरीबी में जी रहे हैं। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ये सिर्फ एक समुदाय के शोषण की कहानी नहीं है। ये एक उलझी हुई जटिल तस्वीर है जहाँ आर्थिक संघर्ष हर समुदाय में है। गरीबी की मार जाति नहीं देखती, भले ही सामाजिक भेदभाव देखता हो। हर जाति में गरीब लोग हैं और उनका संघर्ष भी उतना ही असली है। और इसी जटिलता को और गहराई से समझने के लिए हमें बिहार चलना होगा। और इसी जटिलता को समझने के लिए अब चलते हैं बिहार। इसे सिर्फ एक पिछड़ा राज्य कहकर खारिज करना बहुत आसान है, लेकिन सच ये है कि बिहार आज एक ऐसी सामाजिक प्रयोगशाला, एक सोशल लैब बन गया है जहां देश अपने सबसे मुश्किल सवाल से आमने सामने जूझ रहा है। 2023 के सर्वे ने बिहार का पूरा सोशल मैप ही सामने रख दिया। ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, इन दोनों को अगर मिला दें तो ये आंकड़ा 63% तक पहुंच जाता है। मतलब बिहार की लगभग 2/3 आबादी इन दो ग्रुप्स में आती है और इसकी तुलना में जनरल कैटेगरी सिर्फ 15% के आसपास है। लेकिन असली कहानी सिर्फ आबादी के नंबरों में नहीं बल्कि इस टेबल में छिपी है। जरा ध्यान से ग्रेजुएट परिवार वाले कॉलम को देखिए, जहां जनरल कैटेगरी में 13% से ज्यादा परिवारों में कोई ना कोई ग्रेजुएट है, वहीं एससी परिवारों में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 4% रह जाता है। सिर्फ 4%। अब गरीबी में परिवार वाले कॉलम पर नजर डालिए। एससी समुदाय में करीब 43% परिवार गरीब है, जबकि जनरल में ये आंकड़ा 25% है। ये नंबर्स चीख चीख कर दिखाते हैं कि सामाजिक सीढ़ी और आर्थिक सीढ़ी एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा और विवादास्पद कदम उठाया। आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। लेकिन हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 में तय की गई 50% की लिमिट को तोड़ता है। अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में है। ये सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है, इस केस का फैसला पूरे भारत में आरक्षण का भविष्य तय कर सकता है। चलिए अब हम अपने चौथे सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पुराना सवाल नए नए विवादों में, नए नए रूपों में हमारे सामने आ रहा है। ये विवाद दिखाते हैं कि जाति आज भी भारत की सबसे बड़ी दरार, सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है। पहला विवाद है यूनिवर्सिटीज के लिए बनाए गए नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम। ये नियम काफी सख्त हैं। अब कॉलेज के हेड की पर्सनल जिम्मेदारी होगी, भारी जुर्माना लगेगा और कॉलेज की मान्यता तक रद्द हो सकती है। ये एक अच्छा कदम लगता है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वाली स्टूडेंट्स और प्रोफेसरों का कहना है कि ये नियम प्रैक्टिकल नहीं है, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है और ये सिर्फ 1-2 लोगों को सजा देने पर फोकस करते हैं, उस पूरी सोच को, उस पूरे सिस्टम को बदलने पर नहीं, जो भेदभाव की असली जड़ है। ये पुरानी लड़ाई अब कई नए मैदानों पर भी लड़ी जा रही है। जैसे जब कोई यूपीएससी टॉपर बनता है और उसकी जाति पर बात होने लगती है तो एक सवाल उठता है, क्या ये पूरे समुदाय के लिए गर्व की बात है या फिर हम एक व्यक्ति की कड़ी मेहनत को उसकी जाति की पहचान में कैद कर रहे हैं। द केरला स्टोरी जैसी फिल्में आती हैं और एक नई बहस शुरू हो जाती है। क्या ये समाज की कड़वी सच्चाई दिखा रही हैं या फिर समाज की दरारों को और गहरा करने वाला प्रोपेगेंडा बना रही हैं। और एक बहुत गहरी बहस ये भी छिड़ी है कि क्या अंबेडकर को मानने के कुछ नए तरीके अब उनके सामाजिक और आर्थिक सुधार के असली मकसद से भटककर सिर्फ पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तक सिमट गए हैं। ये सब बहुत मुश्किल सवाल हैं और इनके जवाब बिल्कुल भी आसान नहीं है। अच्छा, 1 मिनट के लिए भारत से बाहर निकलते हैं। क्या आपको लगता है कि जन्म के आधार पर भेदभाव सिर्फ हमारी यानी भारत की ही समस्या है? चलिए एक छोटा सा वर्ल्ड टूर करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के दूसरे कोनों में सच्चाई क्या है। ये टेबल एक बहुत बड़ी और दिलचस्प सच्चाई दिखाती है। जन्म पर आधारित भेदभाव एक ग्लोबल समस्या है। जापान को देखिए, वहां बुराकुमिन नाम का एक ऐसा वर्ग रहा है जिन्हें अछूत माना जाता था और कानून बनने के सालों बाद भी आज उनके साथ शादी और नौकरी में भेदभाव होता है। अमेरिका में नस्ल भेद की लंबी और दर्दनाक लड़ाई है और हैरानी की बात यह है कि यूके और अमेरिका के सियाटल जैसे शहरों तक को भारत से गए लोगों के बीच जाति व्यवस्था के खिलाफ अलग से कानून बनाने पड़े हैं। तो भारत का सिस्टम भले ही दुनिया में सबसे जटिल और अनोखा हो, लेकिन ये लड़ाई, बराबरी की ये लड़ाई पूरी दुनिया की है। तो चलिए अब वापस भारत आते हैं और अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ध्यान देते हैं।
आगे का रास्ता क्या है? क्या भारत अपनी इस सबसे पुरानी, सबसे गहरी दरार को कभी भर सकता है? 4 से 5%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। वर्ल्ड बैंक का एक अनुमान है कि अगर भारत में सिर्फ SC/ST समुदायों को शिक्षा और नौकरी के बराबर मौके मिलते तो हमारी GDP, हमारी अर्थव्यवस्था आज इससे 4 से 5% बड़ी होती। तो सबसे जरूरी बात यह है, जाति सिर्फ एक सामाजिक या नैतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सीधा सीधा आर्थिक मुद्दा है। इसकी कीमत हमारा देश अपने भविष्य से, अपनी तरक्की से चुका रहा है। जब हम करोड़ों लोगों को सिर्फ उनकी जाति की वजह से पीछे धकेल देते हैं, तो हम असल में पूरे देश की तरक्की के इंजन पर ब्रेक लगा देते हैं। हम अपने सबसे बड़े खजाने, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को बर्बाद कर रहे हैं। और इस बात को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर से बेहतर कौन समझ सकता था। उन्होंने बहुत पहले ही चेतावनी दी थी, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। इसका सीधा मतलब है, अगर समाज में भाईचारा और बराबरी नहीं है तो सिर्फ वोट डालने से आया लोकतंत्र खोखला है और वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। तो आखिर में असली लक्ष्य सिर्फ भेदभाव को खत्म करना नहीं है। असली लक्ष्य, आखिरी मंजिल, एक ऐसा समाज बनाना है जहां किसी की जाति पूछना उतना ही बेमतलब और अजीब हो जाए जितना आज किसी के ब्लड ग्रुप के बारे में पूछना। ये रास्ता बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है, पर एक बात तय है, बदलाव मुमकिन है। चेंज इज पॉसिबल। अब एक सवाल आप सबके लिए, आपके हिसाब से जाति को जड़ से खत्म करने का सबसे अच्छा, सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है? और अगर आप सहज हों तो एक और सवाल, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में अपनी जाति की वजह से किसी तरह का भेदभाव या किसी तरह का फायदा महसूस किया है? अपने अनुभव, अपनी सोच हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको इस तरह का गहरा और ईमानदार विश्लेषण पसंद है तो हमारे साथ जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही मुश्किल और ज़रूरी विषयों को आपके लिए आसान भाषा में लाते रहेंगे। शुक्रिया।